हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। इससे पहले के वीडियोस में हम लोग चैप्टर 7 को क्लास 6 का जो चैप्टर 7 था उसका अध्ययन कर लिए थे। चैप्टर जिसका नाम था अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था। आज उसका हम लोग कुछ शॉर्ट नोट्स देखेंगे और कुछ प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है कि उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले। भारत के कौन कौन से मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन देशों का नाम बताओ जहां पे अशोक का अभिलेख मिला था और भारत के वे कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। तो जिन देशों में अशोक का अभिलेख मिला था वह निम्नलिखित है। कहाँ मिला था? पहला मिला था भारत में, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान। तो पहला जो उन देशों का नाम बताया जहां अशोक के अभिलेख मिला उसका आंसर ये हो गया। कहाँ पे मिला था? तो भारत में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में अभिलेख मिला था। किसका? अशोक का। इसी में अगला आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे, मतलब मौर्य साम्राज्य के अंतर नहीं थे। तब भारत के निम्नलिखित राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे। वह कौन कौन थे? सिक्किम था, नागालैंड था, मेघालय था, असम था और त्रिपुरा था। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे। जो राजा है उसको खाना खाने से पहले उनके खास नौकर उस खाना को क्यों चखते थे, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राजा को हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं उनकी कोई हत्या करने की कोशिश ना करे, इसलिए राजा के खाना खाने के पहले खास नौकर उसे चखा करते थे ताकि उसमें कुछ मिलाया उलाया ना हो, क्योंकि राजा को हमेशा ही डर बना रहता था हत्या की, इसलिए वह खाना खाने से पहले अपने खास नौकर से उसे चखवाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि पाटलिपुत्र मोहनजोदाड़ो से किस तरह भिन्न था। जो पाटलिपुत्र है वह मोहनजोदाड़ो से किस तरह भिन्न है। तब पाटलिपुत्र और मोहनजोदाड़ो में अंतर निम्नलिखित है। इधर है पाटलिपुत्र, इधर हो गया मोहनजोदाड़ो। पहला अंतर, पाटलिपुत्र में घर लकड़ियाँ या कच्ची ईंटों से बने होते थे, जबकि मोहनजोदाड़ो में घर पक्की ईंटों से बने होते थे। पहला अंतर क्या मिलता है कि जो पाटलिपुत्र है उसमें घर लकड़ियाँ या कच्ची ईंटों से बने होते थे, जबकि मोहनजोदाड़ो में घर पक्की ईंटों से बने होते थे। दूसरा अंतर कि पाटलिपुत्र में 2 या 3 मंजिले वाले होते थे। जो पाटलिपुत्र में घर होते थे वो या तो 2 मंजिला या 3 मंजिला वाले होते थे, जबकि मोहनजोदाड़ो में घर 1 या 2 मंजिले होते थे। तीसरा अंतर है कि पाटलिपुत्र नगर एक विशाल दीवार से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे, जबकि मोहनजोदाड़ो नगर 2 हिस्सों में बटा हुआ था और दोनों के हिस्से अलग अलग दीवारों से घिरे हुए थे। तो ये था मोहनजोदाड़ो और पाटलिपुत्र में अंतर। चौथा प्रश्न है कि कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। जो कलिंग युद्ध था उस युद्ध को लेकर अशोक के विचार में किस तरह से परिवर्तन हुआ। तो कलिंग की लड़ाई में करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे, जिनके सगे संबंधी उनकी मौत पर विलाप कर रहे थे, मतलब रो रहे थे, तरस रहे थे। इससे अशोक का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने सोचा कि देश को जीतने के लिए इतने लोगों का वध करना पड़ता है और जनता अपने मित्रों सगे संबंधियों को हमेशा हमेशा के लिए खो देती है।
अशोक ने पश्चाताप के बाद कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये था कलिंग युद्ध के लेकर अशोक का विचार किस तरह से परिवर्तित हुआ था। तो विचार परिवर्तन होने के कारण यह था कि कई लोग मारे जाते थे, कई लोग बंदी बना लिए जाते थे। इससे अशोक को बहुत ही दुख हुआ। इसके कारण वह अपना कुछ अब इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 24 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 64 किलोमीटर लंबी तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनने के लिए हजारों लोग को काम करना पड़ा था और हर 100-200 मीटर की दूरी पर एक निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए थे। अगला प्रश्न है कि पड़ोसी देश के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। तो कलिंग युद्ध के बाद पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का व्यवहार मित्रतापूर्ण था और सभी के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए थे, जबकि चीनी सम्राट का पड़ोसी देश के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार था और वे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करते रहते थे, इसलिए उनकी सीमाएं बदलती रहती थी। अगला प्रश्न है, चीन के सम्राटों का चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य क्या था। तो चीन की दीवार बनने का उद्देश्य चीन की उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। चीन की दीवार की विशेषताएं बताइए। तो यह दीवार 64 किलोमीटर लंबी थी तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई थी। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी थी। इस दीवार को बनाने में हजारों लोग ने 2000 वर्षों तक काम किया था। हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए हैं। कल्पना करो, तुम कलिंग युद्ध में मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों को सूची बना। मौर्य साम्राज्य के विभिन्न काम धंधों: सरकारी अधिकारी थे, कृषक थे, पशुपालक थे, शिल्पकार थे, व्यापारी थे, संदेशवाहक थे, जासूस थे, फल फूल संग्राहक थे और शिकारी थे। रिक्त स्थानों को भरे। जहाँ पर सम्राट का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी कर वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर या राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था और मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे और प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना दिया करते थे। बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। उज्जैन उत्तर पश्चिमी की तरफ आवागमन के मार्ग था। तो यह गलत है क्योंकि उज्जैन उत्तर पश्चिमी के मार्ग नहीं था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तो यह सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। गलत, चंद्रगुप्त का नहीं, मैग्नेथीज का विचार लिखा गया है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। कलिंग जो था बंगाल का प्राचीन नाम था। यह भी गलत है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम नहीं था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। सही है। अशोक का ज़्यादातर जो लिपि था वह ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी। उन समस्याओं की सूची बनाओ जिसका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहते थे। तो धम्म द्वारा की जाने वाली समस्याएं निम्नलिखित है। अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच आपसी टकराव, जानवरों की बलि,
दासों और नौकरों के साथ कुरूप व्यवहार, परिवार और पड़ोसी के बीच के झगड़े, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया था? तो धर्म का विचार के लिए अशोक ने निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया था, जिसमें पहला था धम्म महात्म की नियुक्ति की और विदेश में धम्म प्रचार और प्रतिनिधियों को भेजा गया। अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों में शिलाओं पर गुदवाए, मतलब अभिलेखों द्वारा पत्थरों पर गुदवा कर व्यक्त किया। कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे जो खुद पढ़ नहीं पाते थे। अगला प्रश्न है कि तुम्हारे अनुसार दास और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार होगा? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। तो दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था क्योंकि वे प्रायः युद्धबंदी या खरीदे हुए स्त्री पुरुष होते थे। इनका स्थान वन व्यवस्था में सबसे नीचे होता था। इनकी समस्याओं का निराकरण हेतु कोई भी सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन नहीं होता था। सम्राट अशोक के आदेशों के दासों की स्थिति के अवश्य सुधार आया होगा क्योंकि धर्म के अनुसार दासों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है कि रोशन, जो लड़की थी रोशन, वह यह बताते हुए कि हमारे रुपयों पर शेर क्यों दिखाए गए हैं, एक पैराग्राफ लिखो। उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम कौन सी 4 रचनाएं देते? किसी विशेष वर्ण के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा और सभी को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा, स्त्री को पुरुष के बराबर का अधिकार प्राप्त होंगे। तो इस तरह से था कुछ शॉर्ट नोट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।